बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, संज्ञा 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 5 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है व्यक्ति संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को ही हम लोग जो है, द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग परिमाणवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, परिमाणवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, तीनों एक ही चीज है, एक ही चीज का नाम है। ठीक है, और अब देखते हैं चौथा हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा हमारा हो गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक, ये देखिए 5 संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या परिमाणवाचक उसी को बोलते हैं, या पदार्थवाचक। उसके बाद होता है समूहवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। सीक्वेंस में कोई अंतर भी हो सकता है, किसी कोई पहले भी लिखा जा सकता है, कोई बाद में लिखा जा सकता है, बट ये 5 होते हैं। और ये 5 कौन कौन से होते हैं आज हम लोग जानेंगे। तो पिछली कक्षा में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पर्टिकुलर नाम होता है, जहां पे जातिवाचक संज्ञा उस पूरे जाति समूह के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर नाम दे दिए थे, जैसे लखनऊ क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं पे शहर जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि शहर से किसी भी शहर का बोध होता है, दुनिया का कोई भी शहर हो सकता है, जबकि लखनऊ एक पर्टिकुलर किसी एक शहर का नाम है। इसी तरीके से रमेश जो कि एक आदमी का नाम है, और आदमी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आदमी पूरी दुनिया का कोई भी आदमी हो सकता है। ये पूरी आदमी जाति का बोध कराता है। ठीक है, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा का नाम है, ऐसी वस्तुओं का नाम है जो गिने नहीं जा सकते, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा किलो के भाव से मिलते हैं, या फिर किलो में या लीटर में तौले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख लेंगे सोना। ठीक है, सोना एक द्रव्य है, या परिमाण है, या पदार्थ है। तो सोना को हम लोग गिन नहीं सकते, कितना सोना, 1 सोना, 2 सोना, ऐसा नहीं बोला जाता। सोना क्या होता है, ग्राम में, किलो में ऐसे तोला जाता है। ठीक है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, ऐसे सोना होता है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे किसी अनाज का नाम ले लीजिए, चावल। ठीक है, चावल, चीनी। अब आप देखेंगे चावल और चीनी हम गिन तो सकते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, हम लोग गिन सकते हैं। बट क्या कोई चावल गिनकर खरीदता है? दुकान पे जाके बोलेगा क्या कि हमें 4 चावल चाहिए, 5 चावल चाहिए, या 100 चावल चाहिए? अगर आप ऐसा बोलेंगे तो क्या दुकानदार ऐसे गिन के देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो चावल या चीनी जो है हम लोग जब खरीदते हैं तो किलो के भाव से खरीदते हैं। तो ये पदार्थ है। ठीक है, इसको हम गिन कर नहीं लेते हैं, ना ही ये गिना जाता है। तो ये भी जो है हमारा पदार्थवाचक संज्ञा या
द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और नाम भी ले सकते हैं, किसी भी कोई भी धातु का नाम हो गया, जैसे लोहा, चांदी। ठीक है, ये सारा का सारा पदार्थ होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी तेल, ठीक है, कोई भी तेल, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सरसों तेल हो, कोई भी तेल होगा, वो क्या है, पदार्थ है। उसको गिन कर जो है हम लोग नहीं खरीदते हैं, या वो गिना ही नहीं जा सकता, उसको हम लोग लीटर या किलो में लेते हैं, इसीलिए ये सब क्या हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो पदार्थवाचक संज्ञा वो होंगी जो काउंट ना किया जा सके और जो हमेशा मतलब किलो के भाव से या ग्राम के भाव से बिके, जो लीटर में मिले। ठीक है, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, ऐसी संज्ञा को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं, परिमाणवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं, या फिर पदार्थवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीनों एक ही नाम है, हम कोई भी एक इसमें से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए, ऐसे संज्ञा जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है, या उनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सोना है, ठीक है, उसको अलग अलग नहीं गिनेंगे। ठीक है, लेकिन जिन चीजों को हम लोग गिन सकते हैं वो पदार्थवाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है? ठीक है, भाववाचक संज्ञा मतलब हमारे अंदर के भाव, हमारे अंदर की फीलिंग, हमारे अंदर जो कुछ चल रहा होता है, जिसको जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन वो पता चलता है, सामने वाले देख कर भी जान सकते हैं, आप नहीं तो कुछ हद तक बताएंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, भाव होता है, और ऐसी चीजों को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने कहा दुख, ठीक है, दुख है या फिर सुख है। ठीक है, दुख या सुख ये भाव है, ये कहीं दिखाई नहीं देते, ऐसे आप ये नहीं दिखा सकते कि ये दुख है, ये देख लीजिए दुख है। दुख मतलब दिखाई तो नहीं देता, पर होता है, किसी के अंदर की फीलिंग है, अंदर का महसूस करता है वो दुख को, या फिर सुख को वो महसूस करता है, हम सब महसूस करते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंग्लिश में बोलते हैं इसी को भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जो अंदर की फीलिंग है, अंदर का जो भाव है, उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा, जैसे दुख, सुख। और इसी के साथ में आप लोग नाम ले सकते हैं, जैसे मान लिया कोई दुखी है, तो मान लिया घबराहट है उसके अंदर। ठीक है, घबराहट ये भी जो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बेचैनी, किसी के अंदर बेचैनी है। ठीक है, बेचैनी भी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कोई आदमी बेचैन होता है तो ये उसके अंदर की फीलिंग है, वो कैसा महसूस कर रहा है। कोई उल्लसित महसूस कर रहा है, ठीक है, तो उल्लसित है, अगर उल्लसित है इसका मतलब खुश है। ठीक है, तो अगर खुश है तो ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, खुशी भी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, खुशी जो आदमी के अंदर होती है। ठीक है, जो भाव जो अंदर होता है, ठीक है, सुख, दुख, खुशी, उल्लास, ये सब अंदर होता है। ठीक है, बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे हम महसूस करते हैं, ऐसी संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, देखिए समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, समूहवाचक संज्ञा। अब ये समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? पहली बात तो ऐसी संज्ञा में जो भी बोला जाएगा वो एक समूह होगा, कोई किसी चीज के समूह का नाम होगा। ठीक है, अकेले एक व्यक्ति का, वस्तु का नाम नहीं होगा, ये पूरे एक समूह का नाम होता है। ठीक है, इसमें एक साथ कई सारे लोगों की बातें हो जाती है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे अगर हमने कहा क्लास, ये हिंदी में बोले तो कक्षा। ठीक है, कक्षा, तो जो कक्षा है, कक्षा में क्या एक ही बच्चा पढ़ता है या एक से अधिक? अगर एक बच्चा पढ़ता है तो उसे हम कक्षा कहेंगे ही नहीं। कक्षा मतलब कि उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, कम से कम 2, 4, 6 तो होंगे ही।
ठीक है, तो उसको हम लोग कक्षा बोलते हैं, यानी कि उन सारे बच्चों को मिला के कक्षा बन गई, ठीक है। तो एक समूह हुआ, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसी तरीके से आर्मी होता है, ठीक है, आर्मी, आर्मी को हिंदी में बोलते हैं सेना, ठीक है। अब सोचिए, सेना क्या एक सैनिक रहेगा तो उसे सेना कहेंगे? एक सैनिक से सेना नहीं होता है। सेना होने के लिए सैनिकों का एक पूरा पूरा झुंड होना चाहिए, ठीक है। एक पूरा पूरा झुंड होगा सैनिकों का, तभी हम उसको सेना कहेंगे। तो ये पूरे सेना में मतलब सैनिकों के समूह के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा। इसी तरीके से आप लोग कोई और भी नाम ले सकते हैं, जैसे दल, ठीक है, दल, दल, दल में कई सारे लोग होते हैं। जैसे किसी कोई मतलब राजनीतिक दल है तो उसमें कई सारे लोग साथ मिलके एक राजनीतिक दल बनाते हैं, या फिर कोई एरोप्लेन उड़ाने का दल है जिसको इंग्लिश में क्रू बोलते हैं। तो क्रू मेंबर्स का एक अपना समूह होता है, 5, 6, 4 जो भी होते हैं, पर 2 या 2 से अधिक ही रहेंगे, कभी भी अकेले नहीं होता क्रू। तो जो क्रू होगा उसको भी दल कहते हैं हिंदी में। या फिर कोई पानी की जहाज चला रहा है तो वो भी कई सारे लोग मिलके चलाते हैं, वो भी एक दल होता है, ठीक है। तो दल क्या है? दल में कई सारे लोग होते हैं, ये भी एक समूह का नाम है, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। गुच्छा बोलते हैं, ठीक है, गुच्छा। अब गुच्छा चाहे अंगूर का हो, चाहे आम का हो, चाहे इमली का हो, किसी भी चीज का गुच्छा हो सकता है, फूल का भी हो सकता है। पर क्या गुच्छा में कोई एक ही रहेगा? अंगूर रहेगा तो क्या एक अंगूर रहेगा उसे गुच्छा कहेंगे? नहीं, गुच्छा होने के लिए कई सारे चीजों को एक साथ आना पड़ेगा। जैसे अंगूर है तो कई सारे अंगूर उसमें एक साथ रहेंगे। आम का गुच्छा है यानी उसमें आम के बहुत सारे आम एक साथ लगे हुए हैं। इसी तरीके से फूल है तो उसमें बहुत सारे फूल एक साथ लगे होंगे, तभी उसको हम गुच्छा बोलेंगे। यानी कि गुच्छा मतलब समूह। तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। झुंड, झुंड भी समूहवाचक संज्ञा ही होता है, ठीक है। झुंड क्या? झुंड में एक आदमी होगा। झुंड मतलब उसमें बहुत सारा होगा। चाहे आदमियों का झुंड होगा तो उसमें बहुत सारे आदमी होंगे, भेड़ों का झुंड होगा तो उसमें बहुत सारे भेड़े होंगे, बकरियों का झुंड होगा तो उसमें बहुत सारी बकरियां होंगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि मतलब समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा? जो समूह को व्यक्त करने वाले शब्द होंगे वो होंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, परिमाणवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, तीनों एक ही संज्ञा का नाम है, ठीक है। इसमें वो चीजें आती हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये हमेशा ग्राम, लीटर, मीटर में जो है होती है, ठीक है। उसी तरीके से भाववाचक संज्ञा को देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देती पर हम उसे महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे दुख, सुख, घबराहट, बेचैनी, उल्लसित, खुशी, उल्लसित की जगह पे उल्लास कर लीजिए, ठीक है। उल्लसित की जगह पे उल्लास कर लीजिए, ये हो गया उल्लास, ठीक। ये उल्लास मतलब खुशी, ठीक है। उल्लसित मतलब खुश हो गया व्यक्ति, तो उल्लास जो है ये संज्ञा है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब ऐसे शब्द जो किसी समूह को व्यक्त करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सोना, दल, गुच्छा, झुंड आदि, ठीक है। अब देखिए अब होमवर्क देते हैं आप लोगों को। अब इस होमवर्क को आप लोगों को करना है, ठीक है। करने के बाद में आप लोगों को दिखाना भी है अपने टीचर को, ठीक है। पहली बात, आपको सभी संज्ञाओं के 5-5 उदाहरण लिखने हैं, ठीक है। क्या करना है? सभी संज्ञाओं के 5 उदाहरण लिखो।
सभी संज्ञाओं के 5 उदाहरण लिखो। तो क्या करना होगा, जैसे आप लिखेंगे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके उदाहरण देंगे 5, ठीक है। उसके बाद में फिर आप लिखेंगे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। इसके भी हम यहाँ पे 5 उदाहरण लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। द्रव्यवाचक संज्ञा के भी हम 5 उदाहरण दे देंगे, ठीक। अब आएगा हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक। भाववाचक संज्ञा के भी हम 5 उदाहरण लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आएगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा के भी 5 उदाहरण दे देंगे और इसको अपने टीचर से आप लोग चेक भी करवाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्लास यहीं पे खत्म होती है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।